पहली बार जब डॉक्टर आपको बताता है कि आप प्री डायबिटिक या डायबिटिक स्टेज पे हैं, तो एक बार को तो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। और उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन डॉक्टर से ये होता है, डॉक्टर साहब मेरी हेल्थ पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, स्पेशली मेरी सेक्सुअल हेल्थ कैसे अफेक्ट होगी और कैसे मैं इसका सॉल्यूशन निकालूं। आज इस वीडियो में मैं कर्नल वीरेंद्र कुमार आपके साथ इन्हीं पॉइंट्स को साइंटिफिक बेसिस पे डिस्कस करूंगा, जिससे आप डॉक्टर के साथ एक बड़ा डेलिब्रेट साइंटिफिक बैकग्राउंड के साथ डिस्कशन कर सकें और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकें। अब अच्छी न्यूज ये है कि हायर द टेस्टोस्टेरोन लेवल लेस इज द डायबिटीज टाइप 2। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि एक बार अगर आपको डायबिटीज हो चुकी तो उसके बाद वो ऑटोमेटिकली टेस्टोस्टेरोन लेवल को नीचे लेके आ जाएगी। तो आपको एक्साइटमेंट ही नहीं होगा या कम होगा, और उस हिसाब से आपकी परफॉर्मेंस भी अफेक्ट होगी। नॉट ओनली दिस, इसके साथ ही आपकी सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी अफेक्ट होगा। देयर शुड नॉट बी एनी डाउट अबाउट इट। अब इसमें हम कोशिश करें ये जानने की कि मेन प्रॉब्लम्स कैसी होंगी। पहली बात, जब टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन हो जाएगा तो मस्कुलर मास आपकी बॉडी में कम हो जाएगा। तो सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, जिसके बारे में मैंने आपसे पहले बताया, वो अफेक्ट होने वाली है। इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग 75% लोगों में होगी। पुअर ब्लड फ्लो नॉट ओनली इन द एंटायर बॉडी, बल्कि स्पेशली आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में और पीनिस में, बिकॉज डायबिटीज आपकी जो ब्लड वेसल्स की इनर लाइनिंग है वो डैमेज कर देगी हायर ग्लूकोज लेवल की वजह से, विच इज अवेलेबल इन द ब्लड। इसके अलावा 75% लोगों में नर्व डैमेजेस होंगे डेफिनेटली। अच्छा, 10 टू 20% ऑफ केसेस में जो ईडी है वो एक्चुअली कई बार बिकॉज ऑफ नॉन डायबिटिक फैक्टर्स की वजह से भी हो जाती है, मगर अराउंड 80 टू 90% केसेस में डायबिटीज का एक डायरेक्ट रोल रहता है, और ये आपको स्ट्रेस और डिप्रेशन की तरफ लेके जाता है। और कई लोगों में फंगल इन्फेक्शन भी हो जाते हैं, स्पेशली पीनिस में या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में। और रीजन ये हायर ग्लूकोज लेवल, जो कि ईस्ट के लिए फीड का काम करता है। एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि जिन लोगों को डायबिटीज है वो 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी है उनकी ईडी से सफर करने की, देन इन कंपैरिजन टू दोज पीपल हु डू नॉट हैव द डायबिटीज। ये तो बिल्कुल क्लियर है। अब मैं आपका ध्यान एक्चुअली सेंटर कराना चाहूंगा ब्लड वेसल के ऊपर, जहां पर डायबिटीज जो है वो एथेरोस्क्लेरोसिस को जन्म देती है और ब्लड फ्लो को कम करती है। अब आप देखिए, ये नॉर्मल आर्टरी है, इसमें ये ब्लड फ्लो है कि जो नॉर्मल तरीके से चलता आ रहा है। अब ये जो आर्टरी है, इसमें जो आप प्लेक देख रहे हैं, ये एक्चुअली जो प्लेक है इसी को एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। और जब डायबिटीज होती है और ब्लड में शुगर लेवल हाई हो जाता है तो वो एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को सेट इन कर देता है, और ये जो इसका ल्यूमन है आर्टरी का वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है। उसकी वजह से ब्लड फ्लो कम हो जाता है और एक्चुअली ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि हार्ट को ज्यादा पावर लगानी पड़ती है ब्लड फ्लो को एंश्योर करने के लिए। अब एक्चुअल में इसकी जो पैथोजेनेसिस है वो मैं आपको ढंग से समझाऊंगा। बस एक बात आप समझ लीजिए कि ये जो प्लेक है इसी के नीचे एंडोथीलियम होता है, और एंडोथीलियम का क्या काम है कि वो नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज करता है, जो कि एक वेसोडाइलेटर है, यानी कि ब्लड वेसल्स को वो ब्रोड करता है, लूज करता है, उनको ओपन अप करता है। आप इसको इस तरीके से सोच सकते हैं। तो जब वो ओपन अप हो जाती हैं तो जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ जाता है। ये बात आप जान लीजिए, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि डायबिटीज के केसेस में ये ब्लड फ्लो एक बार कम हो जाता है तो वो कैसे हेल्थ को अफेक्ट करता है। अब ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जैसी एक्साइटमेंट होगा वहां पे न्यूरोमस्कुलर सिस्टम के थ्रू मैसेज जाएगा आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो रिलीज हो जाता है ब्लड सर्कुलेशन में। जैसे ही ये रिलीज होता है ब्लड सप्लाई टू रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बढ़ जाती है। इसको आप वेसोडाइलेशन कह सकते हैं। बेसिकली जो मैं कह रहा था आपसे कि ब्लड वेसल्स खुल जाती हैं। ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जो किसी भी नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल में होता है। अब आप देखिए, जहां पे डायबिटिक लोग हैं वहां पे हायर ग्लूकोज लेवल क्या करता है, वो
ब्लड वेसल्स का इन्फ्लेमेशन करता है। ये ब्लड वेसल्स स्पेशली रिप्रोडक्टिव सिस्टम की है बात कर रहे हैं। तो क्या होगा, जो उनका ल्यूमेन है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, जैसे मैंने आपको पिछली वाली स्लाइड में दिखाया था, क्योंकि वहां पे वो एक प्लेक जमा हो जाता है। तो जब प्लेक जमा हो जाता है तो एंडोथेलियल सेल्स जो है वो डैमेज हो जाती हैं, और नाइट्रिक ऑक्साइड की जो क्वांटिटी रिलीज होती है वो कम होती है। तो उसकी वजह से ब्लड वेसल्स नहीं खुलती, वो कंस्ट्रिक्शन ही रहता है, तो लिमिटेड ब्लड सप्लाई होती है, तो लीस्ट इरेक्शन होगा और ईडी प्रॉब्लम सेट इन हो जाएगी। यानी कि जब तक आप नाइट्रिक ऑक्साइड को सोर्ट आउट नहीं कर लेते, वैसोडायलेशन नहीं होगा। इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हैं कि आपको ग्लूकोज लेवल को मैनेजेबल लिमिट्स में लेके आना है, और नाइट्रिक ऑक्साइड उसी वजह से फिर रिलीज होगा। एक नॉर्मल ब्लड फिजियोलॉजी और ब्लड वेसल्स का जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वो होगा, तब जाके आपकी ब्लड सप्लाई नॉर्मल होगी और आप एक नॉर्मल रिप्रोडक्टिव लाइफ जीने पाएंगे। अब सॉल्यूशन अल्टीमेटली कहां पे आया कि किसी न किसी तरीके से हम नाइट्रिक ऑक्साइड को ब्लड में रिलीज कराते हैं, जिससे वेसोडायलेशन हो जाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यह है कि आप किसी न किसी तरीके से, या तो आप अपने लाइफ स्टाइल के तरीके से या फिर मेडिसिन के थ्रू आपको अपना शुगर लेवल मेंटेन करना है, क्योंकि अल्टीमेटली इसने एक्शन कहाँ करना है, नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल पे। दूसरी बात, आपको यू शुड गेट द प्रॉपर स्लीप, you cannot drink too much, alcohol is a basically restricted item, you cannot smoke, and you should do regular exercise। और उसके अलावा आपको ऐसा खाना खाना है जिससे बॉडी नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज कर सके। तो ऐसा खाना कौन सा है जिसमें बेसिकली नाइट्रेट्स हैं, मैं आपको इस बारे में एक डिटेल अभी आपको बताऊंगा। अब आप देखिए कौन कौन सी वेजिटेबल्स हैं जो नाइट्रेट्स में रिच हैं। सेलेरी, बीटरूट, बीटरूट बड़ा इजीली अवेलेबल है इंडिया में, स्पिनच, पालक, वंडरफुल, लेटुस, अर्जुला, क्रेस, चैरविल, ये सब तो नॉर्मल वेजिटेबल्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, जो आपको रेगुलर बेसिस पे खानी चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखें तो एंटीऑक्सीडेंट्स आपको लेने पड़ेंगे। ये आप सप्लीमेंट्स के थ्रू भी ले सकते हैं या खाने के थ्रू भी ले सकते हैं, बट जनरली आपको सप्लीमेंट्स का यूज करना पड़ सकता है। और इसमें कौन कौन से, ग्लूटाथियोन जो मदर ऑफ ऑल एंटीऑक्सीडेंट्स है, विटामिन सी सब जानते हैं, विटामिन ई सब जानते हैं, पॉलीफिनोल सब जानते हैं, इसमें ऐसी कोई भी नई बात नहीं है जिसको आप ना कर सकें। अच्छा, इसके अलावा आपको दो नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं जो यूजुअली यूजफुल रहते हैं। वो कौन कौन से हैं, आर्जिनिन और सिट्रुलिन। ये क्या करते हैं, ये दोनों नाइट्रिक ऑक्साइड के बनने में हेल्प करते हैं, बॉडी इनको नॉर्मली भी बनाता है। इसके अलावा कुछ लोगों को क्या होता है, वो बार बार माउथ वॉश करते रहते हैं, और माउथ वॉश आपके माउथ के अंदर ऐसे बैक्टीरियाज को भी डिस्ट्रॉय कर देता है जो एक्चुअली यूजफुल होते हैं। तो दैट हैबिट हैज टू बी स्टॉप। और इसके अलावा सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो है कि आपको 30 मिनट्स की एक्सरसाइज डेली करनी पड़ेगी, स्पेशली पेल्विक मसल्स की और जनरल बॉडी की भी, जिससे नाइट्रिक ऑक्साइड का नॉर्मल प्रोडक्शन चलता रहे। ये एक्सरसाइज आपकी एरोबिक भी है, प्लस उसके अलावा रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, यानी कि वेट भी आप उठा सकते हैं, वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं। जब आप वेट उठाएंगे तो नाइट्रिक ऑक्साइड ब्लड वेसल्स में डेफिनेटली रिलीज होगा। इसके अलावा आसन में आप सेतुबंद आसन कर सकते हैं, दैट इज नंबर वन, और आप कैगल्स एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। ये सब जब आप करेंगे, अपने खाने में चेंज लेके आएंगे, अपने लाइफ स्टाइल में चेंज लेके आएंगे, तो नॉट ओनली कि आपका ग्लूकोज लेवल ढंग पे रहेगा, मैनेजेबल लिमिट्स में रहेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड भी रेगुलरली रिलीज होगा, वैसोडाइलेशन होगा, ब्लड सप्लाई रेस्टोर होगी, और उसकी वजह से आपकी जनरल हेल्थ और सेक्सुअल हेल्थ दोनों ही बहुत अच्छी तरीके से मैनेज होंगी। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। विद दिस, कर्नल डॉक्टर विंद्र कुमार साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच।